सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। लेक्चर नंबर 4 को हमने कंप्लीट कर लिया। लेक्चर नंबर 4 में हमने स्टडी की थी एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में हम 3 प्रकार की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट को हमने समझ लिया था। उसके बाद में हमने स्टडी की थी एक बॉन्ड की क्लीवेजिंग के बारे में कि बॉन्ड की क्लीवेजिंग 2 प्रकार से हो सकती है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेजिंग और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेजिंग। होमोलाइटिक जब बॉन्ड क्लीवेजिंग होती है तो वहाँ पर कौन सी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। और जब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेजिंग होती है तो वहाँ पर कार्बोकेटाइंस और कार्बोएनाइंस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यानी हमने 3 इंटरमीडिएट के बारे में स्टडी कर ली थी, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस एंड कार्बोनाइंस। इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। जीओसी में नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का, कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये किसी भी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कैसे यूज होते हैं। जनरली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं वो कार्बन चैन में हमें इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं। डिस्प्लेसमेंट को अगर बोला जाए तो आप शिफ्टिंग भी कह सकते हो, यानी कार्बन चैन में इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किस प्रकार होती है, इसके बारे में हमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बताते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है उसमें सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है, पाई बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, पाई बॉन्ड का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का, और सिग्मा और पाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स का भी क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट और उनका कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका यूज कहाँ पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमें किसके बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हम इफेक्ट हमें कार्बन चैन में इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट यानी इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कार्बन चैन में किस प्रकार होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ठीक है 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, और सेकंड होते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट हमारे पास 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप्स के परमानेंट इफेक्ट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम 3 प्रकार के परमानेंट इफेक्ट की स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो इफेक्ट होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और सेकंड जो इफेक्ट होता है वो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड जो अंतिम जो लास्ट इफेक्ट होता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट। 3 प्रकार के परमानेंट इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में बोला जाता है प्रेरणिक प्रभाव। उसके बाद होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट ठीक है। लास्ट जो परमानेंट इफेक्ट हमारे पास होता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन से इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं कि किसी भी कार्बन चैन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से होता है। इंडक्टिव इफेक्ट्स में हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और मेसोमेरिक इफेक्ट्स में हमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट्स में। हाइपर कॉन्जुगेशंस के अंदर सिग्मा बॉन्ड का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है और पाई बॉन्ड का भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, सिग्मा और पाई दोनों के बारे में क्या करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशंस के अंदर स्टडी करते हैं। टेम्परेरी इफेक्ट्स को हमें ज़रूरी नहीं है पढ़ना। टेम्परेरी इफेक्ट है, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है, ये होते हैं टेम्परेरी इफेक्ट है, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परमानेंट इफेक्ट जो होते हैं इनका यूज, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशंस, आखिर इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी कि इसको इफेक्ट की हमें स्टडी करनी पड़ी। इसकी एप्लीकेशंस, इसका दो जगह यूज किया जाता है। एक तो इसका यूज किया जाता है एरोमेटिसिटी में। एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी के अंदर हम हक्कर रूल्स की स्टडी करते हैं। एरोमेटिसिटी में 3 प्रकार के कंपाउंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है एरोमेटिक्स कंपाउंड्स, दूसरा होता है एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड और तीसरा हमारे पास कंपाउंड होता है वो होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। और जो सेकंड जो इसका एप्लीकेशन होता है वो होता है एसिड बेस केमिस्ट्री में। जो हमारा जीओसी का लास्ट टॉपिक है एसिड बेस केमिस्ट्री, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की यूज किया जाता है। ठीक है, यानी इसकी एप्लीकेशन होती है एरोमेटिसिटी और एसिड बेस केमिस्ट्री। क्या करते हैं हम, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है, उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट है और थर्ड जो इफेक्ट होता है वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशंस इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशंस इफेक्ट के अंदर हम स्टडी करते हैं सिग्मा और पाई दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है। और मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है और इंडक्टिव इफेक्ट्स के अंदर शिफ्टिंग होती है कौन सी इलेक्ट्रॉन्स की, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है इंडक्टिव इफेक्ट्स में। ठीक है, और इसके एप्लीकेशंस होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं इसके एप्लीकेशन होते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री में और एरोमेटिसिटी में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले हमारा जो इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट्स के बारे में। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशंस इफेक्ट को। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इंडक्टिव इफेक्ट्स में किसका डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का होता है या पाई इलेक्ट्रॉन्स का होता है या फिर सिग्मा और पाई दोनों का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट्स में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट को आप क्या बोल सकते हो, शिफ्टिंग भी बोल सकते हो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है इंडक्टिव इफेक्ट्स में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। इंडक्टिव इफेक्ट्स हिंदी में इसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं, इसलिए हिंदी में भी मैं आपको साथ साथ बताता हुआ चलूँगा। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट्स को स्टडी करने से पहले हमें नॉलेज होने चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट्स की डेफिनेशंस क्या होती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन ही देखते हैं। डेफिनेशंस होती है इसकी इंडक्टिव इफेक्ट्स की कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से सारा का सारा खेल इंडक्टिव इफेक्ट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, ये ध्यान में रख लेना कि ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शिफ्टिंग या फिर
डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स along the carbon chain is called inductive effects, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस की वजह से, मान लीजिए आपके पास एक कार्बन की चैन प्रेजेंट है, इसको हम एक एग्जांपल इसके द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कार्बन की चैन प्रेजेंट है, ठीक है, आपके पास ये कार्बन की चैन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कार्बन की आपके पास एक चैन प्रेजेंट है, यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। मैं मानकर चलता हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फंक्शनल ग्रुप की, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से। फर्स्ट केस में मानकर चलता हूँ, केस फर्स्ट में क्या मानकर चलता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। यानी फंक्शनल ग्रुप की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन चैन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने जो नज़दीक वाला कार्बन एटम होता है उससे गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा वो इससे गेन करेगा, इसकी अपेक्षा यहाँ पर कम करेगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और यहाँ पर डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। इंडक्टिव इफेक्ट्स डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से गेन करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से गेन करेगा, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन से गेन करेगा। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर क्या आता है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है। सबसे ज़्यादा क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इस पर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और सबसे कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है थर्ड कार्बन एटम्स पर। फर्स्ट केस तो इसका है ये। अगर सेकंड केस इसका मैं लेकर चलता हूँ, केस सेकंड्स, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फंक्शनल ग्रुप की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, कम है। फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ये केस में सेकंड केस लेकर चलता हूँ। इसका भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पर एक आपके पास फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया है, फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, कम है। यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो कार्बन चैन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ है गेन करेगा। तो सबसे ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन एटम पर, क्योंकि इसके सबसे नज़दीक प्रेजेंट है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन एटम पर, और सबसे कम नेगेटिव चार्ज आएगा इस कार्बन एटम्स पर। इस पर क्या आएगा, सबसे कम नेगेटिव चार्ज आएगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, इसलिए सबसे नज़दीक वाला कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी को गेन करेगा। उसके बाद ये 2 नंबर कार्बन, उसके बाद आएगा 3rd नंबर कार्बन्स। ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ना हो, यानी इस कार्बन की और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ना हो तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। सारा का सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फंक्शनल ग्रुप की कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अगर फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से कार्बन चैन से गेन कर रहा है,
और जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करता है उस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं EWG, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, विड्रॉ करता है, खींचता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, ज़्यादा है, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसका मतलब है कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं EDG। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि इंडक्टिव इफेक्ट्स हमें किसके बारे में बताता है, इंडक्टिव इफेक्ट्स हमें बताता है कार्बन चेन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और सारा खेल किसका है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ना हो तो इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में जुड़ा हुआ है, उस फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो वो क्या करेगा, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अगर उस फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन में वो फंक्शनल ग्रुप क्या करेगा, डोनेट करेगा। तो इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो चलिए आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन दोनों के आधार पर इंडक्टिव इफेक्ट्स को भी क्या कर दिया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट्स, एक होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट्स। EDG और EWG के बेसिस पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट्स को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो होता है प्लस इंडक्टिव यानी प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस आई यानी माइनस इंडक्टिव इफेक्ट्स। प्लस इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, प्लस यानी ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, और माइनस आई का मतलब क्या होता है कि ये कार्बन चेन में, माइनस यानी कम करना, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, ये कम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ EDG एंड EWG, on the basis of EDG and EWG, inductive effects are divided into two parts. Divided into two parts. इन EDG और EWG के बिहेवियर के आधार पर हमने इंडक्टिव इफेक्ट्स को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है प्लस आई, और दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट्स होता है माइनस आई। ठीक है, प्लस आई का मतलब प्लस इंडक्टिव इफेक्ट्स, माइनस आई का मतलब होता है माइनस इंडक्टिव इफेक्ट्स। प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या करता है, कार्बन चेन्स होती है ना, ये कार्बन चेन है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, डोनेट करता है। यानी फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, EDG फंक्शनल ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और माइनस आई का मतलब होता है कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है कार्बन से, ये कार्बन चेन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग फंक्शनल ग्रुप। यानी इस कार्बन चेन में हमारे पास EWG फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, और सबसे कम पॉजिटिव यहाँ पर। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करता है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर, उसके बाद यहाँ, और सबके बाद यहाँ। इंडक्टिव इफेक्ट से बता देता हूँ, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस से डिपेंडेंट इफेक्ट है।
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट से कम होता जाता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है, क्योंकि ये खींचता है तो सबसे ज़्यादा यहाँ से, उसके बाद यहाँ से और उसके बाद यहाँ से। ये होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। सारा का सारा खेल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। अगर फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है, कम है, ठीक है, तो यहाँ पर ये डोनर की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इसलिए ये विड्रोइंग की तरह बिहेव करता है। और जो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है उसे बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट, और जो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है उसे बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं प्लस आई इफेक्ट्स के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे माइनस आई इफेक्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, प्लस यहाँ पर किसको डिनोट करता है कि प्लस यहाँ पर इस चीज़ को डिनोट करता है कि कार्बन चेन में क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। यानी कार्बन 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 और यहाँ पर एक एडीजी ग्रुप क्या हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर डोनेट करता है, जिससे यहाँ पर क्या आता है डेल नेगेटिव, इसके पास डेल नेगेटिव, इस पर सबसे कम डेल नेगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो सब इसका ऑर्डर देखते हैं कि प्लस आई किस में होता है और माइनस आई किस में होता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस आई कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कौन सी ऑर्गेनिक स्पीसीज हैं जिसमें प्लस आई इफेक्ट्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फर्स्ट देखते हैं कि ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, सारी की सारी नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज होते हैं, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज शो प्लस आई इफेक्ट। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज होती है उसके ऊपर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आसानी से क्या कर सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं। जैसे इसका एग्जांपल्स लेते हैं, आपके पास जैसे आ गया CH2 नेगेटिव आ गया, ठीक है, जैसे आपके पास क्या आ गया CH2 नेगेटिव। दूसरा एग्जांपल आ गया NH नेगेटिव आ गया आपके पास, और थर्ड एग्जांपल्स आपके पास आ गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। नेगेटिव चार्ज ये डिनोट करता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के लिए है, तो ये एटम्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकते हैं। ऑल नेगेटिव चार्ज, जितनी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होंगी वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन चेन में डोनेट करेंगे और कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, ठीक है। इसके बाद आता है कि एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल्स ग्रुप होते हैं, जैसे R एल्काइल्स ग्रुप होता है ना, वो क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जैसे CH3 एल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकता है। CH2 CH3 CH3 और CH3 और CH3, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा हूँ CH3 से, ये है CH3 मिथाइल्स, ये क्या है 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, और ये हमारे पास क्या है, मिथाइल्स ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये क्या है, एल्काइल्स ग्रुप है सारे के सारे, और सभी एल्काइल ग्रुप से कौन सा इफेक्ट शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। यानी ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज कौन सा इफेक्ट शो करेंगी, सारी की सारी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज प्लस आई इफेक्ट्स को शो करेंगी। उसके बाद सारे के जितने भी एल्काइल्स ग्रुप होते हैं सभी के सभी कौन सा ग्रुप इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। थर्ड आता है इसके बाद
थर्ड 3 नंबर पर आता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं ना, वो भी कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन प्लस आई इफेक्ट को शो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। और ये कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। यानी ये भी कार्बन में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लस आई इफेक्ट को कौन कौन शो करता है, तो सारी की सारी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। सभी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, उसके बाद एल्काइल्स ग्रुप, और एल्काइल्स ग्रुप के बाद में आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटोप है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, वो सारे के सारे क्या करेंगे? प्लस आई यानी इफेक्ट्स को शो करेंगे। तो इसका ऑर्डर देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका होगा, उसके बाद किसका होगा और इसके बाद किसका होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जितनी भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज़ हैं उसका प्लस आई ज़्यादा होता है न्यूट्रल स्पीशीज से। प्लस आई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का ज़्यादा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर न्यूट्रल स्पीशीज से ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा आसानी से ये डोनेट कर पाएंगे न्यूट्रल स्पीशीज के बजाय। ठीक है, तो इसका अगर ऑर्डर देखें हम कि नेगेटिव चार्ज की सबसे ज़्यादा प्लस आई होता है, प्लस आई, उसके बाद होता है एल्काइल्स ग्रुप का, एल्काइल ग्रुप, उसके बाद होता है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ये प्लस आई का क्या होता है? ऑर्डर होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में भी कौन सा डिनोट करता है? सबसे ज़्यादा प्लस आई CH2 माइनस करेगा या NH माइनस करेगा, O माइनस। ये सारा खेल डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको सिर्फ एक ही बात जाननी है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर। मैंने बोला था लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है वो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर होता है कार्बन। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ही आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन उसके द्वारा उतना ही क्या होगा? कम होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए इस O माइनस का जो डोनेशन है वो सबसे कम होगा। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है नाइट्रोजन की, और उसके बाद होती है कार्बन की। यानी सबसे ज़्यादा डोनेशन होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी CH2 माइनस का, उसके बाद NH माइनस का और O माइनस का। ठीक है, प्लस आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता ही है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा, नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद कार्बन की। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसलिए कार्बन वाला क्या करेगा? सबसे ज़्यादा डोनेशन करेगा। उसके बाद NH माइनस वाला और उसके बाद O माइनस वाला। अगर इसके ऑर्डर की बात देखी जाए तो सबसे ज़्यादा होगा CH2 माइनस का, उसके बाद किसका होगा? NH माइनस का, उसके बाद होगा O माइनस का। ठीक है, अब देखते हैं एल्काइल्स ग्रुप। एल्काइल्स ग्रुप में भी क्या होता है? मिथाइल होता है, 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 3 डिग्री होता है। मिथाइल्स में क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 मानकर चलते हैं कि हाइड्रोजन का ना ही तो प्लस आई होता है ना ही माइनस आई होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप के द्वारा हमने रिप्लेस कर दिया, इसलिए CH3 एल्काइल्स ग्रुप क्या होता है? प्लस आई शो करता है। ये यहाँ पर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप के द्वारा मैंने रिप्लेस कर दिया, ये इसलिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रिलीज करेगा। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया, इसलिए इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद इस पर और उसके बाद इस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होगी। यानी 3 डिग्री एल्काइल्स है,
इस पर यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो यहाँ पर डोनेशन भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद इसका, इसके बाद इसका और इसके बाद इसका, यानी जो डोनेशंस होता है, डोनेशन है सबसे ज़्यादा होगा 3 डिग्री का, उसके बाद होगा 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का और उसके बाद मिथाइल्स का। क्यों 3 डिग्री होता है? 3 डिग्री में तीनों हाइड्रोजन को CH3 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। हाइड्रोजन का क्या इंडक्टिव इफेक्ट लगता नहीं है। यहाँ पर CH3 का क्या लगता है, प्लस आई, इस CH3 का भी क्या लगेगा, प्लस आई, और इस CH3 का भी क्या लगेगा, प्लस आई। यानी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पर सबसे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर डोनेशन ही क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा कार्बन चेन में। ठीक है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, इसके बाद होता है 3 डिग्री और उसके बाद होता है 2 डिग्री और उसके बाद होता है 1 डिग्री। ठीक है, इसके बाद आते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन चेन में। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो इस प्रकार होता है, और कार्बन और जो ड्यूटेरियम का बॉन्ड होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से, और कार्बन और ट्राइटियम का जो बॉन्ड होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यानी यहाँ पर जो इसकी ये बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर कार्बन और ट्राइटियम में जो बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, वो क्या होती है, सबसे कम होती है। कार्बन और ट्राइटियम में इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, यानी डिस्टेंस सबसे कम है, बॉन्ड लेंथ सबसे कम है तो डिस्टेंस सबसे कम। डिस्टेंस सबसे कम होगी तो ट्राइटियम के द्वारा जो डोनेशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये आई इफेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस क्या है, ट्राइटियम की सबसे कम है, तो आई इफेक्ट इसके द्वारा डोनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके बाद किसका होगा, ड्यूटेरियम का, और उसके बाद सबसे कम डोनेशन किसका होगा, हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसका डोनेशन क्या होगा, सबसे कम। अगर इसमें हमसे अगर डोनेशन का ऑर्डर पूछा जाए प्लस आई का, तो इसका ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा ट्राइटियम का, उसके बाद ड्यूटेरियम का, उसके बाद हाइड्रोजन का। ठीक है, जिसका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज़्यादा, इसका ओवरऑल ऑर्डर लिख देता हूँ, प्लस आई का सबसे ज़्यादा होता है CH2 माइनस का, उसके बाद NH माइनस का, उसके बाद O माइनस का। ये मैंने क्या लिखे हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज लिखे हैं। नेगेटिव चार्ज का प्लस आई सबसे ज़्यादा होता है, और नेगेटिव चार्ज में भी अगर आपको कंपेयर करना हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करें। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से कम होती है, इसलिए इसका डोनेशन सबसे ज़्यादा, उसके बाद NH माइनस का, उसके बाद O माइनस का। इसके बाद हम देखते हैं न्यूट्रल स्पीसीज में एल्काइल ग्रुप। एल्काइल्स ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री का, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर होता है मिथाइल्स का। ठीक है, मिथाइल्स। उसके बाद आते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप में सबसे ज़्यादा होता है ट्राइटियम का, उसके बाद ड्यूटेरियम का, और उसके बाद किसका होता है, हाइड्रोजन का। ये होता है इसका प्लस आई का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर होता है ये प्लस आई का। ये सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। नेगेटिव चार्ज में भी अगर आपको कंपेयर करना हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करें। प्लस आई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका डोनेशन उतना ही क्या होगा, कम होगा। उसके बाद 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, बाद में मिथाइल्स, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ये ऑर्डर होता है प्लस आई का इफेक्ट्स का। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर प्लस आई कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद माइनस आई इफेक्ट देखते हैं। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट कब शो होता है, जब आपके पास एक कार्बन चेन है, उसमें आपके पास एक EWG ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई फंक्शनल ग्रुप आपके पास जुड़ा हुआ है, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, गेन करेगा।
और कार्बन चेन में क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। यहाँ पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पर वो सबसे कम पार्शियली पॉजिटिव यहाँ पर। आफ्टर देन 3 कार्बन के पास बाद इंडक्टिव इफेक्ट्स की जो वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। अगर कोई बहुत ही पावरफुल अगर फंक्शनल ग्रुप या EWG या EDG जुड़ा हुआ है तो उसकी 4 या 5 कार्बन तक उसकी वैल्यू जा सकती है। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट है। हम इसका ऑर्डर देखते हैं कि माइनस आई किसका सबसे ज़्यादा होता है। माइनस आई मतलब क्या होता है, माइनस आई यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन विड्रॉ कर सकता है, कोई पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विड्रॉ करेगी या फिर न्यूट्रल स्पीसीज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो पहले से भिखारी बैठा है, यानी उसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो वो भाग के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करना चाहेगा। बट उसकी कंडीशन है कि उसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने चाहिए। जो माइनस आई इफेक्ट है वो ऑल पॉजिटिव, ऑल नहीं लगा सकते आप यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज ऑल क्यों नहीं लगा सकते ये मैं बताऊंगा इसके बाद आपको। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विच हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट, जिसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट। पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज विच हैव वेकेंट, और वो ही पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जिसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन उसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल यानी खाली ऑर्बिटल्स नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन कहाँ पर करेगा, यानी उसके पास स्थान नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए। तो वो उस प्रकार की स्पीसीज क्या होती है, अनस्टेबल होती है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं NF3 पॉजिटिव, उसके बाद लेते हैं NR3 पॉजिटिव, और उसके बाद लेते हैं NH3 पॉजिटिव। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का ही होता है जिसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने ऑल क्यों नहीं लिखा। एग्जांपल लेता हूँ मैं NH4 पॉजिटिव का, NH4 पॉजिटिव, मेरे को बताइए कि ये प्लस आई शो करेगा या माइनस आई शो करेगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज प्लस आई शो कर सकती है क्या, डोनेट कर सकती है क्या कोई भी पॉजिटिव चार्ज जो पहले से भिखारी है। ठीक है, वो क्या डोनेट करेगा, यानी इसके ऊपर खुद पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो डोनेट करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्लस आई तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है। बात करते हैं माइनस आई की। माइनस आई शो करना चाहिए था क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बट यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल से नहीं होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल से अब्सेंट होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन कहाँ पर करेगा, इसलिए ना ही माइनस आई को शो करता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नहीं लिखा था। ठीक है, NF3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव सभी के सभी क्या करते हैं, इनमें वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये माइनस आई इफेक्ट्स को शो करते हैं। इसके बाद आता है दो नंबर आता है ऑल न्यूट्रल स्पीसीज, ऑल न्यूट्रल स्पीसीज विच हैव वेकेंट ऑर्बिटल, न्यूट्रल स्पीसीज जिसके अंदर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं और क्रिएट वेकेंट ऑर्बिटल्स, वेकेंट ऑर्बिटल। ऑल न्यूट्रल स्पीसीज जिसके अंदर या तो क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, अगर वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो, वो क्रिएट करने चाहिए वेकेंट ऑर्बिटल्स को। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं इसका। NO2, ठीक है, NO2 क्या हो जाता है, इसका एग्जांपल हो जाता है साइनाइड। ठीक है, इसके बाद हो जाता है C डबल बॉन्ड OH। बताता हूँ क्यों,
और C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O NH2। उसके बाद अगर और देखें तो सारे हेलोजन X, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाता है, OH, OR और ये क्या हो जाते हैं इतने ऑल न्यूट्रल स्पीसीज विच है वैकेंट ऑर्बिटल और क्रिएट वैकेंट ऑर्बिटल्स। NO2 क्या होता है? NO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है कुछ इस तरीके से, NO2। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या होता है, यहाँ पर कोई भी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचा यानी -I शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और नाइट्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बता रहा हूँ, न्यूट्रल स्पीसीज जो कोई भी होती है, और उसमें अगर बात करें -I इफेक्ट की तो सबसे ज़्यादा होता है NO2 का। उसके बाद साइनाइड और C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर होता है क्या है कि ये C डबल बॉन्ड OH, जैसे आपके पास ये है कार्बन चेन है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। ये किस प्रकार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी -I इफेक्ट शो करता है वो हम देखते हैं कि ये कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन इस कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा, तो इस पर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज को ये संतुष्ट करने के लिए यानी कंप्लीट करने वो ख़त्म करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को गेन करेगा, जिससे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, इसलिए ये -I इफेक्ट शो करता है। जितने भी C डबल बॉन्ड O स्पीसीज हैं वो -I को शो करेंगे, ये भी -I, ये भी -I, ये भी -I, और ये हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब ज़्यादा होती है, इसलिए ये -I शो करते हैं। OH और OR, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए क्या करते हैं, -I इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक है, लास्ट में -I इफेक्ट वाली स्पीसीज जो आती है वो है एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइंस में हम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एल्कीन, और C ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से यहाँ पर S करेक्टर बढ़ जाता है। S करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बढ़ जाती है, इसलिए प्लस साइन शो नहीं करके एल्कीन और एल्काइंस -I इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, तो -I को हमने देख लिया है कि सभी की जितनी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है उसमें वैकेंट ऑर्बिटल जिसमें प्रेजेंट होगा वो क्या करेंगे, -I इफेक्ट को शो करेंगे, और उसका -I सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद -I होता है जितनी भी न्यूट्रल स्पीसीज होती है जिसके अंदर या तो वैकेंट ऑर्बिटल्स पहले से प्रेजेंट होने चाहिए या फिर वैकेंट ऑर्बिटल वो क्रिएट कर लेने चाहिए। उसके बाद -I शो करते हैं एल्कीन एंड एल्काइंस, जैसे ये है और ये है, एल्कीन है और एल्काइन है। एल्कीन और एल्काइन से क्यों शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से S करेक्टर बढ़ जाता है। S करेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसका मैं आपको ऑर्डर लिखा देता हूँ कि -I का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। सबसे ज़्यादा -I किसका होता है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का -I क्या होता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद होता है न्यूट्रल स्पीसीज का, न्यूट्रल स्पीसीज। उसके बाद होता है एल्काइंस का, उसके बाद एल्कीन्स का। अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, हम ऑर्डर देख लेते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा होगा NF3 पॉजिटिव का, उसके बाद होगा
3 पॉजिटिव का, उसके बाद होगा NH 3 पॉजिटिव का। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। NR3 पॉजिटिव का माइनस आई NH3 पॉजिटिव से ज़्यादा होता है, होना चाहिए था NH3 पॉजिटिव का, क्योंकि NR3 पॉजिटिव में क्या होता है, NR R यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और NH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि ये तो इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ दे देता है, इसलिए इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है, कम खींचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको मिल जाती है अल्काइल ग्रुप से, और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलती नहीं है, इसलिए ये यहाँ से कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा गेन करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि इसको ध्यान से समझना। वेस्पर थ्योरी से इसको समझते हैं, VSEPR वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के द्वारा इसको समझते हैं। होता क्या है कि आपके पास जैसे N पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर क्या होता है, R ग्रुप जो जुड़े हुए होते हैं ना, NR3 पॉजिटिव, और यहाँ पर कार्बन चेन्स आपके पास प्रेजेंट होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, और यहाँ पर आपके पास कार्बन चेन जुड़ी हुई होती है। होता क्या है कि यहाँ पर इस एल्काइल ग्रुप है और इस कार्बन चेन में क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है, इनकी स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका बॉन्ड एंगल NH3 यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, कम होगा। बॉन्ड एंगल इसका बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर S कैरेक्टर बढ़ रहा है और यहाँ पर S कैरेक्टर बढ़ नहीं रहा, नहीं बढ़ रहा, इस यहाँ पर S कैरेक्टर नहीं बढ़ रहा है, S कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट मान के चल रहे हो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा खींचेगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम खींचेगा। सारा का सारा खेल इस एल्काइल्स ग्रुप के आने की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि R और CH3 के बीच ये जो कार्बन चेन है, यहाँ पर रिपल्सन होता है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो S कैरेक्टर इंक्रीज होगा, S कैरेक्टर इंक्रीज होने का सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए इसका माइनस साइज ज़्यादा होता है NH3 पॉजिटिव से। ठीक है, ये हो गया इसका रीज़न। उसके बाद माइनस आई होता है NO2 साइनाइड का। ठीक है, साइनाइड का माइनस आई होता है। उसके बाद होता है C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद होता है C डबल बॉन्ड OR, उसके बाद होता है C डबल बॉन्ड O, किसका होता है, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, उसके बाद होता है C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद होता है C डबल बॉन्ड NH2, उसके बाद होता है किसका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, और लास्ट में जो होता है, इसको मैं मिटो देता हूँ थोड़ा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद होता है OR का माइनस आई ज़्यादा होता है OH से, ये भी ध्यान में रखना भैया। सारा वैसा का वैसा कंसेप्ट है, NR3 पॉजिटिव और NH3 पॉजिटिव की तरह। और C डबल बॉन्ड O, ये भी ध्यान में रखना, OR OH बिल्कुल वैसा का वैसा कंसेप्ट है। और इसके बाद आते हैं कौन से, एल्काइंस, यानी एल्काइंस में क्या आता है, C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद आता है एल्कीन में आता है सबसे पहले बेंजीन रिंग, और उसके बाद आता है CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो जाता है, माइनस आई का
माइनस आएगा ओवरऑल ऑर्डर, माइनस आएगा ओवरऑल ऑर्डर हो जाता है। इसको तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। साइनाइड का भी ज़्यादा होता है क्योंकि कार्बन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp, और कार्बन sp की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसको जो C डबल बॉन्ड O की जितनी भी सीरीज है उससे ज़्यादा होता है -CN का। यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर H का ना ही तो प्लस आई लगता है ना माइनस आई लगता है, इसलिए क्या होता है इसका ज़्यादा होता है। यहाँ पर R का थोड़ा प्लस आई लग जाता है, इसलिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम खींचता है। और यहाँ पर OR है वो रिजोनेंस के द्वारा यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देता है, इसलिए ये और कम खींचता है बजाय C डबल बॉन्ड R के। फिर डोनेट कर देता है यहाँ पर OH भी क्या कर देता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है। अब OR ज़्यादा करता है या OH ज़्यादा करता है, OH ज़्यादा करता है, इसलिए यहाँ से कम खींचेगा तो इसका माइनस आई क्या होगा, कम होगा। फिर होता है C डबल बॉन्ड NH2, OR OH और NH2 का माइनस आई क्यों कम हुआ था, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ऑक्सीजन एटम से यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जिससे यहाँ पर डोनेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और ये कार्बन एटम से क्या करेगा, कम खींचेगा यहाँ पर, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये नाइट्रोजन एटम यहाँ पर प्रोवाइड करवा देगा। इसके बाद आते हैं हेलोजन, क्योंकि हेलोजन क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसके बाद OR आता है और OH आता है। सारा का सारा सिस्टम होना क्या चाहिए था, OR का जो माइनस आई है वो OH से कम होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ये होता नहीं है बिल्कुल। इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। होता क्यों है, जैसे आपके पास एक है H2O, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आप मान के चले 104 डिग्री, 104 डिग्री होता है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को एक R ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करता हूँ, ROH, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कुछ बढ़ जाएगा, यानी 106 डिग्री हो जाता है R ग्रुप के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ रिपल्सन होगा। H और H में रिपल्सन क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। R ग्रुप आने से थोड़ा रिपल्सन होगा जिससे बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, लेकिन दोनों ही मैं R ग्रुप यहाँ पर ले आता हूँ, R ग्रुप, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा, यानी 118 डिग्री के समथिंग हो जाता है। बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, इसका मतलब है S करेक्टर बढ़ रहा है, S करेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसका माइनस आई ज़्यादा होगा OH की बजाय। तो ये ध्यान में रखिए कि NH3 पॉजिटिव का माइनस आई NH3 पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। C डबल बॉन्ड OR का C डबल बॉन्ड OH से ज़्यादा होता है, OR का OH से ज़्यादा होता है। इसके बाद मैंने बताया था कि एल्काइंस का होता है, एल्काइंस का क्या होता है, कार्बन sp है, यहाँ पर S करेक्टर क्या है, इन दोनों से ज़्यादा है, और यहाँ पर जो S करेक्टर है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, 6 कार्बन sp2 हैं, और यहाँ पर केवल 2 कार्बन sp2 हैं, इसलिए S करेक्टर यहाँ पर कम है। इसलिए बेंजीन का माइनस आई इससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये होता है इसका ओवरऑल माइनस आई का ऑर्डर। इसके बाद हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट ये कंप्लीट होता है। इसका अप्लीकेशन पार्ट बचता है हमारे पास, अप्लीकेशन है पार्ट। इस एप्लीकेशंस पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।